हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष यादव फिर से हाजिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। देखिए, हम लगातार यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, इनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 जिसमें राज्यों के और केंद्र से संबंधित जो संबंध होते हैं आपस में, उनकी बात की गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण नीति निर्देशक तत्वों के एक सीमा के तहत रह करके बनाएगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि ये नीति निर्देशक तत्व जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 39 से उनकी शुरुआत होती है। अनुच्छेद 39 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा भाग है जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भाग है। तीसरा जो भाग है वो पंचायती राज से संबंधित है। और चौथा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो इस तरह से जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 4 भागों में हम अध्ययन की दृष्टि से बांट करके पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था आर्थिक सुरक्षा संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको। उनमें हमने पिछले वाले टॉपिक में अनुच्छेद 39 को पढ़ लिया था, जिसमें स्त्री पुरुष को समान वेतन देने की बात कही गई थी। उसके बाद अनुच्छेद 39 में भी कई बातें कही गई है कि स्त्री पुरुष को समान वेतन की बात कही गई है। इसके अलावा मजदूरों के उचित जहाँ काम करते हैं वहाँ उचित दशा की बात की गई है। उसके बाद उनको जो काम करने का जो समय है वो एक निश्चित करने की बात की गई है। जो बच्चे होते हैं उनको आर्थिक रूप से काम नहीं करवाया जाए, उनका शोषण नहीं करवाया जाए, उनकी सुकुमार अवस्था की रक्षा की बात की गई है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 है जो इससे संबंधित है। 40 एक अलग पार्ट में दिया गया है। यहाँ पर हम केवल जो डिवाइडेशन किया है वो आर्थिक सुरक्षा के आधार पर किया है। उसके बाद अनुच्छेद 41 आता है। अनुच्छेद 41 के दौरान हमने जो बात की थी वो की थी कि राज्य अपने विकास और सामर्थ्य के हिसाब से जो व्यक्ति बेरोजगार होते हैं और वृद्ध होते हैं या विकलांग होते हैं उनको सहायता दिलाने का प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 42 जिसमें कहा गया था कि जो स्त्रियां प्रसूतावस्था में होती हैं या कोई व्यक्ति जहाँ पर काम करता है उसको उचित जो मानव उचित जो स्थिति होती है उस हिसाब से उसको जहाँ काम कर रहा है वो सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। उसके बाद अनुच्छेद 43 पढ़ा था जिसमें कृषि उद्योगों या अन्य क्षेत्रों में लग रहे मजदूर हैं उनको अवकाश दिलाने, समुचित वेतन की व्यवस्था करने की बात की गई। फिर हमने पढ़ा कि 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43 में 2 बातें जोड़ी गई, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई। और उसके बाद में लघु और कुटीर उद्योगों के अलावा दूसरी जो बात की गई, जो उद्योगों का मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसमें मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। उसके बाद आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो अगला अनुच्छेद आता है वो अगला अनुच्छेद है 48। तो 48 अनुच्छेद है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। हम यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ रहे हैं और इनको 4 भागों में बांटा गया है। हम जो सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं, कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? ए पार्ट। कौन सा भाग चल रहा है अपना? ए पार्ट चल रहा है। ए पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने ए पार्ट में जो आते हैं आर्टिकल 39 आता है, 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, 43 ये आता है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद 48। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं 48 का। तो 48 में क्या कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से
संचालन करेगा एवं गाय बछड़ों अन्य दूध देने वाले भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य, जो राज्य है ना, देश है, वो इस तरह की व्यवस्था करेगा, इस तरह के कानून बनाएगा, नीति निर्देशक निर्देश दे रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो इस तरह की व्यवस्था करेगा कि कृषि में काम आने वाले जो पशु हैं, इसके अलावा दूध देने वाले पशु हैं, भार ढोने वाले पशु हैं, उनकी नस्लों में सुधार करेगा और आधुनिक ढंग से उनका संचालन करेगा। ये नहीं कि जो पहले जंगलों में घूमते फिरते रहते थे, बारिश धूप में ऐसे ही परेशान होते, नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से उनको भी सुरक्षा मिलेगी, उसी तरह से उनका रखरखाव होगा। ये प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए कानून बनाएगी। इसके साथ साथ वध को रोकने के, देखिए पशुओं की बलि देने का अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है, यानी कि बलि दी जाती है पशुओं की, तरह तरह के जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उन पर, तो उसको भी रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा कि जो वध किया जाता है, जो बलि दी जाती है पशुओं की, उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो यह आर्टिकल जो 48 है, ये राज्य को निर्देशित करता है कि वो इस तरह का कानून बनाए, इस तरह का नियम बनाए, जिसमें कृषि में पशुपालन में लगे जो पशु हैं, भार ढोने वाले पशु हैं, उनका आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन हो सके, दूध देने वाले पशु उनका और जो उनकी नस्ल में सुधार हो सके, ताकि वो अच्छा दूध दे, उनकी दूध में गुणवत्ता बढ़िया आए, 8 लीटर के बजाय उनका दूध 15 लीटर आए, 20 लीटर आए, इस तरह की नस्ल में सुधार करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978। सभी को पता है कि भी 42वां तो 1976 में और 44वां 1978 में। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, तो इसमें एक बात और जोड़ दी गई, आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो निर्देशक तत्व है, उसमें एक बात क्या जोड़ी गई? उसमें एक बात यह जोड़ी गई कि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बीच विद्यमान आय का और सामाजिक स्तर का और अवसरों का जो भेदभाव, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो मौजूद आय है, न्यूनतम जो आय है, सरकार ने जो न्यूनतम आय निर्धारित कर रखी है, लोगों का जो सामाजिक स्तर है, उनकी जो सुविधा है और अवसरों की समानता है, उनके अंदर जो भेदभाव पाया जाता है, उनमें आपस में एक भेदभाव आ गया है, अमीर या गरीब के बीच या मध्यम वर्ग गरीब के बीच जो भेदभाव है, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। तो इस तरह का एक तत्व आर्टिकल 48 के तहत आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्वों में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो यहाँ पर ए पार्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का आर्थिक शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व वो समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले पार्ट की बात करेंगे, बी पार्ट, जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अपना टॉपिक चल रहा है मेनली नीति निर्देशक तत्व, ठीक है भाई। नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं और इनको 4 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से। तो बी पार्ट आता है, दूसरा भाग आता है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो देखिए ए पार्ट था, ए पार्ट में हम किस किस का अध्ययन कर चुके थे, 39 का, 41 का, 42 का, 43 का और 48 का, ठीक है, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद अगला पार्ट आता है सामाजिक सुरक्षा
शिक्षा संबंधी निदेशक तत्व, इसमें सामाजिक सुरक्षा की बात की जाएगी और शिक्षा की बात की जाएगी। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है इसमें है 44, 45, 46, 47। इसमें जो इससे संबंधित है वो आर्टिकल है 44, 45, 46, 47 और 48A। कौन सा एक 48A। तो 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है। 1, 2, 3, 4 और 5 कुल मिला के। और सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? 5 है। यानी कि जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं या जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए, जो सामाजिक रूप से जो लोगों की सुरक्षा करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित है, वो नीति निर्देशक तत्वों का हम यहाँ पर वर्गीकरण कर रखा है। उस वर्गीकरण को पढ़ेंगे जिसमें आर्टिकल 44, 45, 46, 47 और 48A है। अब उसके बाद में जो सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 44। देखिए ये बहुत चर्चा में है, लगातार चर्चा में है, आज भी चर्चा में है और जब तक ये लागू नहीं हो जाएगा तब तक चर्चा में ही रहेगा। और शुरुआत से ही ये चर्चा में है। क्या है इसमें ऐसा, ये क्यों है चर्चा में? देखिए, कहने को तो भारत देश स्वतंत्र है और भारत में सभी को समान माना गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया। पढ़ते हैं ना, और है भी ये चीज़, और ये भी हमने जाना है समझा कि भाई कानून सभी को समान मानता है, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो। यदि दोनों ने एक जैसा अपराध किया है, यदि प्रधानमंत्री के बेटे ने वही अपराध किया है और गरीब के बेटे ने वही अपराध किया है, सेम अपराध किया, तो सेम अपराध के लिए सेम सज़ा मिलेगी। ये थोड़ी कि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो उसको अलग सज़ा मिलेगी, ये गरीब का बेटा है तो इसको अलग सज़ा मिलेगी। नहीं, जो कानून में जिस अपराध के लिए निर्धारित जो सज़ा की गई है उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये जो है ना, ये आर्टिकल 44 जो चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आज भी समान नहीं है। क्या नहीं है? समान नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है ये किसकी बात करता है? ये बात करता है एक समान नागरिक संहिता की। एक समान नागरिक संहिता की बात करता है कि जब इस देश में जो नागरिक रह रहे हैं सभी को समान माना जाए। सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने दिमाग लगाने की बात है नहीं कि जब इस देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं कि सब क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जायज़ बात है, तो किसी को के साथ कोई, ये तो कानून संविधान खुद ही कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 44 है, वो भी यही कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बने या एक समान आचार संहिता बने। एक समान आचार संहिता बने। यानी कि देखिए, अपने यहाँ पर कुछ कानून ऐसे हैं जो हिंदुओं पर तो लागू होते हैं लेकिन वो मुस्लिमों पर लागू नहीं होते हैं, या किसी अन्य जो संप्रदाय है उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिमों पर लागू होते हैं लेकिन हिंदुओं पर लागू नहीं होते। तो उसी भेद को मिटाने के लिए कि भाई इन पर लागू हो रहे तो इन पर लागू नहीं हो रहे, इन पर हो रहे तो इन पर नहीं हो रहे, तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए क्या बननी चाहिए? एक समान नागरिक, यानी कि एक समान नागरिक संहिता। और संहिता का अर्थ क्या होता है? कोई किताब या बुक, कुछ भी नियम जिसमें नियम लिखा हो वो क्या कहलाएगी? संहिता कहलाएगी। तो एक समान नागरिक नियमों की किताब होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो। ये निर्देश कौन देता है? ये निर्देश देता है आर्टिकल 44। सरकार को निर्देश देता है, सरकार को कहता है कि इस देश में जो भी नागरिक निवास कर रहे हैं वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी से भी संबंधित हो, उनके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। संहिता जिसमें नियम लिखे जाते हों, कानून लिखे जाते हों। तो उसकी बात यहाँ पर आर्टिकल 44 के द्वारा की जाती है, और जो वर्तमान में पुरजोर चर्चा में है और जिस पर हो सकता है आने वाले समय में
आर्टिकल 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून संहिता है, उसका निर्माण हो जाए। ये बात आर्टिकल 44 कहता है। उसके बाद ये हो गई एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। अब अगला जो आर्टिकल है सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित, तो वह है आर्टिकल 45। कौन सा है? आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि ये तो लागू भी हो गया, इसका तो प्रारंभ भी हो गया। आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है, राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर जो 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले, और वो शिक्षा भी कैसे मिले? निःशुल्क मिले। इसके लिए राज्य कानून बनाएगा। राज्य इसके लिए कानून बनाने के लिए बाध्य 10 वर्ष के अंदर। तो ये कानून लागू हो चुका है। राज्य को जो निर्देश दिया गया था, तो आर्टिकल 45 के तहत राज्य ने कानून लागू भी कर दिया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई थी, वो शिक्षा अब मिल रही है। ये बात कहता है आर्टिकल 45। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला जो अनुच्छेद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 की बात करते हैं। आर्टिकल 46 कहता है कि जनता के पिछड़े वर्ग विशेषकर एसटी एससी के लोगों को शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास करेगा, सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति दिलाएगा। कि राज्य जनता के पिछड़े वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अन्याय से मुक्ति दिलाएगा और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और विशेष सामाजिक व्यवस्था करेगा। यानी कि आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य के जो पिछड़े वर्ग हैं, विशेषकर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इनको भेदभाव से दूर रखेगा, इनको जो अन्याय इनके साथ हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जो इनके आर्थिक हित है उनकी उन्नति का प्रयास करेगा, और इनके साथ जो समाज में जो भी शोषण होता है उसको उनसे छुटकारा दिलाने का प्रयास करेगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास कर दिया है
कि भी जनता के जो पिछड़े वर्ग, विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये जो वर्ग है, इस जनजाति के लिए न्याय से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति दिलाने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। अब इनके साथ बहुत तरह का अन्याय हुआ है, तो उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, अलग विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था करेगा। और राज्य ने कर भी दी है, और वो व्यवस्था क्या की है? आरक्षण के माध्यम से। इसके माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से इस वर्ग के लिए विशेष प्रयास राज्य के द्वारा किए गए हैं। तो आर्टिकल जो 46 है वो पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। तो यहाँ पर क्या मिल रही है? सामाजिक सुरक्षा। और किसकी बात हो रही है? शिक्षा की। तो यहाँ पर भी एक समान नागरिक संहिता, सामाजिक सुरक्षा की बात है, यहाँ पर भी शिक्षा की बात है, यहाँ पर भी सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा की बात है। तो ये इस प्रकार से इनका जो डिवाइडेशन किया गया है, इनको याद करने में भी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्थिक सुरक्षा संबंधी पढ़ा था, जिसमें 39, 41, 42, 43 है और 48 को पढ़ा था। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी बी पार्ट को, जिसमें 44, 45, 46, 47, 48 है। इसमें एक समान नागरिक संहिता, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा और शोषण से मुक्ति का प्रयास। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 47 कहता है, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, स्वास्थ्य के विकास का प्रयोग करेगा और नशीले पदार्थों पर पाबंदी लगाएगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, उनकी स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करेगा और जो औषधियों को छोड़कर अन्य नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 47 के माध्यम से कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, उनके स्वास्थ्य और सुविधा की व्यवस्था करेगा और औषधियों को छोड़कर अन्य जो नशीले पदार्थ उन पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि जीवन स्तर, जो उनका रहने का ढंग है, खान पान का ढंग है, उनके जो आवास हैं, जो जिस स्थिति में रह रहे हैं उसको ऊंचा उठाएगा। स्वास्थ्य अर्थात लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, गाँव में हॉस्पिटल्स, हर एक क्षेत्र में चिकित्सालय खोलने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा जो औषधियों में काम आती हैं उन दवाओं को छोड़ देते हैं, उनको छोड़ दे तो अन्य जो नशीले पदार्थ है उन पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जाएगा। ये बात आर्टिकल 47 कहता है। 44 हो गया एक समान नागरिक संहिता। 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई। 46 में जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उनको अन्याय से मुक्ति, शोषण से मुक्ति, उनकी शिक्षा की बात की गई। उसके बाद अनुच्छेद 47 में हमने लोगों के सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई, उनके स्वास्थ्य को देखभाल की बात की गई, औषधियों को छोड़कर जो अन्य नशीले पदार्थ उनकी पाबंदी की बात की गई। अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A ये क्या कहता है कि जो राज्य में
पर्यावरण और वन्य जीव जंतु या अन्य प्राकृतिक नदी झीलों की देखभाल की व्यवस्था करेगा। यानी कि राज्य के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि जो पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सके, पर्यावरण में जो वन जीव जंतु रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा हो सके, अन्य जो प्राकृतिक नदी झीलें हैं, वन है, पहाड़ है, उनकी सुरक्षा हो सके। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 48A में कही गई है। अब देखिए जो आर्टिकल 48A है नाम से जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़ा किससे है? सामाजिक सुरक्षा से ही, क्योंकि जब पर्यावरण यदि सही रहे, पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो किस प्रकार से समाज सुखी हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नदी और झीलें समाज के लिए काम के लिए आती थी, ये भी सामाजिक सुरक्षा जुड़ा हुआ है। तो इसे आर्टिकल 48 से जोड़ा गया 42वां संशोधन। और आप सभी को पता है 42वां संशोधन कब हुआ था? एक बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो रहा है, 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 48 से जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि जो पर्यावरण की रक्षा है उसकी रक्षा और सुधार का प्रयास करेगा। वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो 2 पार्ट हैं नीति निर्देशक तत्वों का, उनका अध्ययन कर चुके हैं। पहला आर्थिक सुरक्षा से संबंधित पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा जो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित। धन्यवाद।